देखिए यदि हमारे पास ये देखिए एक प्रतिरोध है R और इस प्रतिरोध में I धारा बह रही है, तो हम इस प्रतिरोध के सिरों पर अगर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर पता करना चाहें तो कितना होगा, V इक्वल IR ओम्स लॉ, ओम के नियमानुसार इसके सिरों पर ये जो आपका प्रतिरोध है इसके सिरों पर विभवांतर इतना होगा। और इसका मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा देंगे और ये जो वोल्ट मीटर है वो इसके सिरों पर विभवांतर का मापन करेगा। लेकिन ये जो वोल्ट मीटर है क्या इसके द्वारा विभवांतर का मापन एक्यूरेट होगा, सही होगा? ऐसा नहीं है। क्यों? इस सर्किट की जो धारा है उसका कुछ भाग ये वोल्ट मीटर से होकर भी जाएगा, ये वोल्ट मीटर कुछ धारा लेगा, वोल्ट मीटर कुछ धारा लेगा ये। तो इसके लिए क्या करना है, जब ये कुछ धारा लेगा तो जो वोल्ट मीटर से इसके सिरों पर जो विभवांतर उसका मापन सही नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। अतः हमें एक ऐसी तकनीक की आवश्यकता है जो कि इस जो वोल्ट मीटर इसके सिरों पर विभवांतर का मापन यथार्थतापूर्वक करे, एक्यूरेट करे। तो ये हमारी जो युक्ति है उस युक्ति का नाम है विभव मापी। तो आज हम लोग इस विभव मापी या पोटेंशियोमीटर का अध्ययन करेंगे। देखिए विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अथवा किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मापन यथार्थतापूर्वक किया जाता है। यहाँ पर हमने देखा अगर हम वोल्ट मीटर से मापन करते हैं तो उसका मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं आता है, लेकिन ये जो विभव मापी है उससे जब हम किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन अथवा किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मापन करें, मेजरमेंट करें, तो वो यथार्थतापूर्वक प्राप्त होता है। ठीक, कैसे प्राप्त होता है यथार्थतापूर्वक, वो हम लोग आगे यहाँ पर देखेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। तो विभव मापी, देखिए विभव मापी है क्या होता है, एक प्रकार की युक्ति होती है। विभव मापी की जो युक्ति होती है उसमें विभव मापी में क्या होता है, इसकी रचना में क्या करना है, रचना, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। देखिए विभव मापी की जो रचना है या जो विभव मापी है वो बहुत एक सिंपल सी, इसकी कंस्ट्रक्शन एक सिंपल सी युक्ति है। वो क्या युक्ति है कि इसमें एक तार होता है, इस विभव मापी में क्या होता है, एक लंबा तार होता है जिसे एक एक मीटर लंबे टुकड़ों के रूप में एक लकड़ी के तख्ते पर बिछा लिया जाता है। एक एक मीटर लंबे टुकड़ों के रूप में एक लकड़ी के तख्ते पर समांतर रूप से इसको इस तरीके से बिछा लिया जाता है। और इनके ये जो सिरे होते हैं इनको पीतल या ब्रास से आपस में, देखिए इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है इस वायर के सिरों को इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से लकड़ी के तख्ते पर इसको बिछा लिया जाता है। इसकी रचना देखिए ये है, हम आपको ये दिखा रहे हैं विभव मापी, आप देख रहे होंगे, ये आपके सामने है। देखिए ये विभव मापी, इसमें क्या है, एक लंबा तार है जिसे एक लकड़ी के तख्ते पर एक एक मीटर लंबे टुकड़ों के रूप में समांतर रूप से बिछा करके, फिर ये देखिए ये जो लगे हैं वो पीतल की पत्तियां हैं, उनके द्वारा इनको आपस में यहाँ से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है इन वायर्स को। ठीक है, और इसके साथ में एक मीटर पैमाना भी लगा होता है जो कि लंबाई नापने के लिए होता है। तो बहुत सरल ये हमारी युक्ति है। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक तार होता है लंबा, जिसे एक लकड़ी के तख्ते पर समांतर रूप से एक एक मीटर लंबे टुकड़ों के रूप में बिछा करके उनको आपस में फिर पीतल की पत्तियों की सहायता से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका ये। और इस वायर में ये जो ये जो पेंच होते हैं, कनेक्शन पेंच, इनको हम ए सिरा और बी सिरा मान सकते हैं। ये देखिए ये कनेक्शन पेंच होते हैं आपके। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक युक्ति है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, विभव मापी कहेंगे। ठीक है, इस तार को इस तरीके से बिछा लिया जाता है। और ये जो वायर होता है, ये इम्पोर्टेंट बात है, ये जो वायर होता है वो आपका मैग्निन या कॉन्सन्टेंटन वायर होता है। मैग्निन का होता है या कॉन्सन्टेंटन वायर होता है। ये मैग्निन या कॉन्सन्टेंटन वायर क्यों होता है,
क्योंकि ये जो मिश्र धातु मैग्नीज या कांस्टेंट टेंशन होता है उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता वो उच्च होती है और इसका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा ये निम्न होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर रो का मान अधिक होगा तो इसके प्रतिरोध का मान अधिक हो जाएगा, जिससे अर्थात तार का जो प्रतिरोध है वो बहुत जल्दी से परिवर्तित नहीं होगा, और प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होगा तो ताप के साथ इसका प्रतिरोध नहीं चेंज होगा। देखिए एक फार्मूला पढ़ा था आपने, RT इक्वल R0 1 प्लस अल्फ़ा टी। तो अगर अल्फ़ा का मान बहुत कम है, नगण्य है, 0 मान लेते हैं, तो RT इक्वल R0 मीन्स अगर ताप T परिवर्तित होगा, अगर ताप T बदलेगा तो आप देख रहे हैं यहाँ से प्रतिरोध का मान RT बराबर R0 मीन्स ये जो T टेम्परेचर पर प्रतिरोध है वो प्रारंभिक प्रतिरोध के ही लगभग बराबर रहता है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जब हम ये प्रयोग करते हैं तो इस तार में, इस वायर में धारा प्रवाहित होती है, और धारा प्रवाहित होने से इसका, चूँकि धारा का ऊष्मीय प्रवाह होता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध बदल जाएगा। तो अगर हम किसी अन्य धातु के धात्विक तार, चालक तार को लेते तो क्या हो जाएगा, इसमें धारा प्रवाहित होने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, जिससे हमारी रीडिंग सही नहीं आएगी। इसलिए ये जो वायर होता है वो मिश्र धातु मैग्नीज या कांस्टेंट टेंशन का होता है, जिसका प्रतिरोधकता उच्च और प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, ये हमारी इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब देखिए इसका सिद्धांत क्या होता है वेवमापी का, सिद्धांत व कार्यविधि। सिद्धांत कार्यविधि, सिद्धांत देखिए प्रिंसिपल एंड वर्किंग। जो वेवमापी है इसका सिद्धांत देखिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं, हमारे पास दो सेल हैं या दो विद्युत वाहक बल के स्रोत हैं, इन स्रोतों को हमने देखिए इस तरीके से जोड़ दिया है स्रोतों को, और इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर इसके साथ में ये गैल्वेनोमीटर G लगा दिया है, और इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 और इस सेल का विद्युत वाहक बल E2। तो देखिए जो नेट यहाँ पर इस सर्किट का नेट EMF होगा, नेट EMF E नेट इक्वल कितना होगा, E1 डिफरेंस E2। ठीक, अब आप यहाँ से देखिए कि अगर E1 का मान ज़्यादा है तो E1 का प्रभाव रहेगा, यदि E1 ग्रेटर देन E2, जब ये E1 सेल इसका जो विद्युत वाहक बल है E2 के विद्युत वाहक बल से अधिक हो तो आप देखिए यहाँ से क्या इसका प्रभाव रहेगा, इसका प्रभाव से क्या होगा, जो धारा है इससे इधर को प्रवाहित होगी, इस कंडीशन ऐसे इस तरीके से धारा प्रवाहित हो जाएगी। और आप क्या होगा, जब ये धारा प्रवाहित होगी तो जो धारा मापी है इसमें क्या आ जाएगा, इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, इस धारा मापी की जो सुई है वो विक्षेपित हो जाएगी एक डायरेक्शन में। ठीक है, इस कंडीशन में। और अगर देखिए कि यदि E1 लेस देन E2, अगर इसका विद्युत वाहक बल इसके विद्युत वाहक बल से कम होगा तो क्या इसका प्रभाव रहेगा, अतः इस तरीके से धारा प्रवाहित होगी, इस परिपथ में इस तरीके से धारा प्रवाहित होगी। अब ये धारा मापी है इसकी सुई दूसरी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। ठीक, और अगर E1 बराबर E2 हो उस समय क्या होगा, उस समय जब E1 बराबर E2 हो जाएगा तो इस परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये जो धारा मापी है इसकी सुई क्या होगी, शून्य पर दर्शाएगी, शून्य पर आ जाएगी। तो हमारा जो विभव मापी है वो उसका सिद्धांत इसी तरीके की जो परिपथ हमने आपको अभी ये इस तरीके से परिपथ बनाकर समझाया, तो विभव मापी का सिद्धांत इसी तथ्य पर आधारित है, इसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक, तो देखिए जो विभव मापी होता है उसमें जैसा कि आपने अभी भी देखा कि एक लंबा वायर होता है जो कि 4 से लेकर के 12 मीटर तक लंबा वायर होता है। तो ये जो लंबा वायर होता है वेवमापी का, किस तरीके से हम लोग परिपथ आरेख इसका बनाते हैं, तैयार करते हैं। ये वेवमापी का एक लंबा तार है AB, इस तार के A सिरे के साथ एक बैटरी का
पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ते हैं और ये पॉजिटिव, ये बैटरी, और इस बैटरी के साथ एक रियोस्टेट मीन्स धारा नियंत्रक RH, और इसके साथ एक कुंजी K ये जोड़ देते हैं। ठीक, इसको हम लोग प्राथमिक परिपथ कहते हैं। प्राथमिक परिपथ, ये आपका प्राथमिक परिपथ हो गया। इसमें एक बैटरी है, देखिए ये बैटरी है, बैटरी B, और ये रियोस्टेट, ये स्विच, और जब जोड़ा तो देखिए आप इस बैटरी के कारण इस सर्किट में एक धारा प्रवाहित होगी, ऐसे इस तरीके से इस परिपथ में। जब हम कुंजी K को ऑन करेंगे तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, और जब इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी तो हम जानते हैं कि इस तार पर, ये जो हमारा विभवमापी का तार था, इस तार पर जब A सिरे से B सिरे की ओर जाएंगे तो विभव में पतन होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि A पॉइंट हाई पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है और B पॉइंट लो पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है। तो जब हम इस तार पर चलेंगे तो क्या होगा, विभव में पतन होगा। और ये देखा गया है कि तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभव में पतन है, वोल्टेज ड्रॉप है, वो तार की उस लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो आप देखिए अनुक्रमानुपाती का ये साइन हटाएंगे तो V = KL, ये आ गया V = KL। यहाँ पर जो K है, इस K को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। K को तार में विभव प्रवणता कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो आप देखिए K = V/L, तो K की डेफिनेशन क्या आ गई, एकांक लंबाई में या दूरी के साथ या लंबाई के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे विभव प्रवणता कहते हैं। उस विभव प्रवणता का जो मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर होता है या वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है, और विभव प्रवणता के बारे में आप पीछे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि जब हम इस तार पर इधर से इधर चलेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, एक परिवर्ती EMF स्रोत वाले सेल की तरह कार्य करेगा ये तार। क्यों, इस तार पर जैसे चलेंगे, हम तार पर यहाँ आए तो इसके सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप हमने देखा इतना, तो वोल्टेज ड्रॉप यानी इसके अलग अलग भागों के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप है वो अलग अलग होगा। तो हमारा ये तार एक स्रोत की तरह कार्य करेगा, कि स्रोत की जिसका विद्युत वाहक बल परिवर्ती होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमने जब ये प्राथमिक परिपथ बनाया तो प्राथमिक परिपथ का, हमारा प्राथमिक परिपथ बनाने का उद्देश्य क्या था कि ये तार जो है, इस तार पर जो तार है वो किसकी तरह कार्य करेगा, वो तार है एक परिवर्ती विद्युत वाहक बल वाले, एक ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल परिवर्ती हो, उसकी तरह के ये तार कार्य करेगा। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करते हैं हम कि इसके द्वारा हम किस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। तो जिस सेल का विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात करना होता है उसको इसके पॉजिटिव टर्मिनल से लगाते हैं, ये इस तरीके से, और इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया हमने, और एक गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी J। जॉकी क्या होता है, इस तार पर सरक सकने वाली, चलने वाली एक कुंजी, जिसे विसर्पी कुंजी भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हो गया आपका, इसको सेल को लगाया यहाँ पर, और ये हो गया सेल का विद्युत वाहक बल। इसको कहते हैं द्वितीयक परिपथ, या क्या कहते हैं इसको, द्वितीयक परिपथ, सेकेंडरी सर्किट। अब देखिए जैसे ही हमने इसको लगाया और परिपथ को ऑन किया, अब इस जॉकी को जब हम तार पे चलाएंगे, चलिए मान लीजिए हमने इस जॉकी को तार के यहाँ तक, हमने सबसे पहले इस जॉकी को तार के इस पॉइंट पर स्पर्श कराया। इस पॉइंट पर जब स्पर्श कराया, तार के इस पॉइंट पर स्पर्श कराया जो कि J1 स्थिति है, तो अगर हम ये मान लेते हैं, क्योंकि देखिए ये भी एक क्या बन गया, एक जब हमने यहाँ पे टच कराया तो एक परिपथ बन गया। देखिए ये सर्किट बन गया, ये इस तरीके से एक परिपथ बन गया। तो जब हमने यहाँ पे इसको टच कराया, स्पर्श कराया, तो अब तार के इतने भाग के बीच, यानी VAJ1 इतने भाग के बीच जो विभवांतर होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो कितना होगा, KL1। अगर हम यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मान लें, KL1 मान लें। अब आप देखिए कि दूसरा जो सेल लगा हुआ है इसका विद्युत वाहक बल E है, तो इस सर्किट का ये जो परिपथ है, इस परिपथ का नेट EMF कैसे निकालें, E नेट इक्वल
ई माइनस के एल वन, इस तरीके से निकालेंगे। तो अगर देखिए यहाँ पर के एल वन मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का इस तार के सिरों का जो विभवांतर है वो अगर ई से कम होगा, यदि इस कंडीशन में अगर कम है तो क्या होगा, जब ये विभवांतर कम होगा तो सेल के विद्युत भागफल का प्रभाव रहेगा, तो इस सर्किट में इस तरीके से धारा प्रवाहित होगी, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से प्रवाहित होगी। तो आपका ये जो गैल्वेनोमीटर है वो इस डायरेक्शन में, इसकी सुई इधर को भागेगी इस डायरेक्शन में, ठीक, समझ गए। ये हमारे पास एक परिपथ है, इस परिपथ का नेट विद्युत भागफल कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक विद्युत भागफल ई है और दूसरा इस तार के सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये भी एक परिवर्ती विद्युत भागफल की तरह कार्य करेगा। तो ई डिफरेंस के एल वन, अगर के एल वन का मान, चूँकि एल वन का मान अभी बहुत कम है, तो के एल वन का मान अगर कम होगा तो क्या होगा, सेल के विद्युत भागफल का प्रभाव रहेगा, तो इस सर्किट में इस तरीके से धारा प्रवाहित होगी और ये जो धारामापी की कुंजी है, जो धारामापी की सुई है, वो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी, ठीक। अगर देखिए फिर हमने थोड़ा और आगे चलाया, आगे चला करके हमने इस जॉकी को यहाँ ले गए, ये J2 स्थिति है। अब देखिए इस स्थिति में ई नेट बराबर हम देखते हैं, अगर हमने यहाँ पे चला के कर दिया, अब के एल वन का मान ज़्यादा हो गया, यहाँ से यहाँ तक, अब ये इतनी डिस्टेंस हो गई, तार की इतनी लंबाई हो गई, तो इसके सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है के एल वन, अगर उसका मान सेल के विद्युत भागफल के मान से ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, तब इस परिपथ में इस तरीके से धारा बहेगी, क्योंकि अब इसका विद्युत भागफल तार के इतने भाग के विभवांतर से कम हो गया, तो अब इसमें इस तरीके से धारा प्रवाहित होगी, और जब इस तरीके से धारा प्रवाहित होगी तो इसकी जो सुई है वो इस डायरेक्शन में विक्षेपित हो जाएगी, ठीक। अब देखिए फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको चलाया इन दोनों पॉइंटों के बीच में और चला करके यहाँ ले आई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर एल मान लें। अब देखिए कि जब हम चला करके यहाँ ले आई, ई नेट इक्वल, जब चला कर यहाँ ले आई, तब इनके सिरों पर, इसके तार के सिरों पर जो विभवांतर है वो विभवांतर कितना हो गया, के एल वन, अगर ये डिस्टेंस एल मान लें तो के एल वन, अगर ई बराबर के एल वन हो गया, ई बराबर के एल, ये डिस्टेंस कितनी मानी, एल, तो तार की लंबाई एल मानी, तो अगर ई बराबर के एल हो जाएगा तब ई नेट बराबर कितना हो जाएगा, आप यहाँ देखिए ई नेट बराबर 0। इस स्थिति में इस परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब कोई भी धारा नहीं प्रवाहित नहीं होगी तो धारामापी की जो सुई होगी वो शून्य विक्षेप की स्थिति दर्शाएगी, ठीक। तो अब इस शून्य विक्षेप की स्थिति में जब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, उस कंडीशन में इस सेल के सिरों के बीच जो इस सेल का जो विद्युत भागफल होगा वो किसके बराबर होगा, वो तार के इतने भाग के सिरों के बीच के विभवांतर के बराबर होगा, ठीक है। समझ गए कैसे होगा, एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए जब शून्य विक्षेप की स्थिति में इस परिपथ में कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए डैश मान लेते हैं, ये जे है, ये जे डैश मान लेते हैं। तो जब इस सर्किट में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो आप देखिए पॉइंट ए और ए डैश के जो विभव होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वी ए माइनस बी ए डैश इक्वल 0। जब इनके सिरों के विभव बराबर होंगे, अरे जब इस परिपथ में धारा नहीं है तो इस परिपथ के इस भाग में धारा नहीं होगी, इसके इस भाग में धारा नहीं होगी। जब धारा नहीं होगी तो ये पॉइंट और ये पॉइंट समान विभव पर होंगे, ठीक है। तो इनके सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, 0। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, देखिए यहाँ पर वी जे डिफरेंस बी जे डैश इक्वल 0, यहाँ इनके सिरों के बीच विभवांतर 0 होगा। तो आप देखिए इसको इक्वल करते हैं तो बी ए माइनस बी ए डैश इक्वल बी जे माइनस बी जे डैश, ऐसे हो जाएगा। ये राइट हैंड साइड 0 है तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए माइनस बी जे इक्वल, ये इधर ले जाओ तो हो जाएगा बी ए डैश माइनस बी जे डैश, ठीक। ये इधर लाए तो बी ए माइनस बी जे इक्वल क्या हुआ, वी ये उधर ले गए तो ये प्लस का हो जाएगा बी ए डैश माइनस बी जे डैश। अब आपने क्या देखा, बी ए माइनस बी जे, वी ए माइनस बी जे, इसके सिरों पर विभवांतर
वो किसके बराबर हो गया? देखो वो बराबर हो रहा है इसके सिरों पर विभवांतर। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि इस स्थिति में सेल के सिरों के बीच विभवांतर इस तार के एजे भाग के सिरों के बीच के विभवांतर के बराबर हो जाएगा। अब जब विभवांतर बराबर हो जाएगा, देखिए, तो अब सेल से कोई धारा भी नहीं ले रहे। जब सेल से कोई धारा नहीं लेते हैं तो उसके सिरों पर विभवांतर उसके विद्युत भागबल के बराबर होता है। यानी इस सेल के सिरों पर जो अभी विभवांतर होगा वो इसके विद्युत भागबल ई के बराबर हो जाएगा, और ये ई किसके बराबर हो जाएगा? तार के इस भाग के सिरों के बीच विभवांतर के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया? शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में देखिए क्या होगा? इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है E, वो किसके बराबर हो जाएगा? वो तार के एजे सिरों के बीच के विभवांतर यानी वी एजे। तो E बराबर बी एजे क्या हो जाएगा? के एल। यहाँ पर एल क्या है? यहाँ से यहाँ तक तार की लंबाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। वो किससे ज्ञात करते हैं? शून्य विक्षेप की स्थिति से ज्ञात करते हैं। जब शून्य विक्षेप की स्थिति में ज्ञात करेंगे विद्युत वाहक बल, तो इसलिए ये विद्युत वाहक बल का मान एक्यूरेट हमको प्राप्त होगा, क्योंकि इस सर्किट में कोई भी धारा नहीं ली जा रही है, इसलिए इसका मान एक्यूरेट प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम वेवमापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं, और ये वेवमापी का क्या हो गया? सिद्धांत हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए जो वेवमापी है वो वेवमापी की सुग्राह्यता, सुग्राह्यता सेंसिटिविटी। सुग्राह्यता से मतलब क्या होता है? किसी मापक यंत्र द्वारा छोटी छोटी माप का भी एक्यूरेट यथार्थतापूर्वक मापन किया जाना ही उसकी यथार्थता कहलाएगी। तो वेवमापी के द्वारा हम क्या करते हैं? परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन करते हैं, या किसी सेल का विद्युत वाहक बल का मापन करते हैं। तो ये विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मापन, छोटा छोटा मापन भी अगर हमें करना है तो अगर यथार्थतापूर्वक हो तो वेवमापी अधिक सुग्राही कहलाएगा। तो देखिए जो वेवमापी की सुग्राह्यता होती है, वेवमापी की सुग्राह्यता वो तार में विभव प्रवणता के अनुक्रमानुपात, विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है सुग्राह्यता। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विभव प्रवणता के। ठीक, अगर तार में विभव प्रवणता अधिक होगी तो वेवमापी उतना ही, अगर तार में विभव प्रवणता कम होगी, तार में विभव प्रवणता कम होगी तो वेवमापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। तो देखिए विभव प्रवणता कम करने के लिए आप जानते हैं फार्मूला V इक्वल के इक्वल क्या था? V अपॉन एल। जो विभव प्रवणता के इक्वल V अपॉन एल, तो अगर लंबाई जितनी ज़्यादा होगी विभव प्रवणता का मान उतना ही कम होगा। तो इसीलिए इस वेवमापी में एक लंबा तार प्रयोग किया जाता है, लंबाई जितनी अधिक होगी के का मान उतना ही कम हो जाएगा। तो वेवमापी की सुग्राह्यता जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है? वेवमापी की सुग्राह्यता विभव प्रवणता के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कि वेवमापी की सुग्राह्यता तार की लंबाई बढ़ा करके क्या किया जाता है? बढ़ाई जा सकती है। और देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सुग्राह्यता S प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के प्रोपोर्शनल टू L। ठीक, क्योंकि आप जानते हो के किसके प्रोपोर्शनल है? 1 अपॉन एल, तो ये एल ऊपर चला। इसका मतलब हम वेवमापी की सुग्राह्यता उसकी तार जो लंबाई है, तार की लंबाई उसको बढ़ा करके बढ़ा सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया वेवमापी की सुग्राह्यता। ये पूछा जाता है कि वेवमापी का जो तार है वो लंबा तार क्यों प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे कि वेवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए उसका तार उसमें लंबा तार प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब वेवमापी के उपयोग, विभव मापी के उपयोग, यूजेस देखते हैं। यूजेस देखिए वेवमापी के क्या क्या उपयोग होते हैं। पहला वेवमापी का उपयोग है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। दो सेलों के हम E1 अपॉन E2 जो लिखे दे रहे हैं, दो सेलों के EMF की तुलना। ये वेवमापी का पहला उपयोग है कि दो सेलों के
विद्युत वाहक बलों की इससे तुलना कर सकते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की। ठीक है, तो देखिए व्यवमापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए किस तरीके से परिपथ आरेख होता है व्यवमापी का, तो वो देखते हैं व्यवमापी का परिपथ आरेख। देखिए व्यवमापी में इस तरीके से ये प्राथमिक परिपथ तैयार होता है, इस प्राथमिक परिपथ को तैयार कर लिया जाएगा। अब जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है उनके पॉजिटिव टर्मिनल्स को, इसका है पॉजिटिव टर्मिनल, इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए सिरे से जोड़ा और जो दूसरा सेल है उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल हमने ए सिरे से जोड़ दिया तार के, और इनके जो नेगेटिव टर्मिनल हैं उनके लिए हम या तो द्विमार्गी कुंजी लगाते हैं, अलग अलग दो स्विच ए और बी लगा देते हैं। ठीक है, और इनको आपस में जोड़ते हुए क्या करते हैं, टेढ़ा बन रहा है, सीधा बनाते हैं। ये देखिए थोड़ा धैर्य धारण करेंगे, ये आपका क्या है, एक प्राथमिक सेल है, ये इसको हमने यहाँ से जोड़ दिया इसके पॉजिटिव टर्मिनल को, और ये जो दूसरा प्राथमिक सेल था उसके पॉजिटिव टर्मिनल को भी तार के ए सिरे से जोड़ दिया, और इनके नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ स्विच ए और वी लगाया। ठीक है, और इसके साथ क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी, और इस जॉकी को इस तरीके से तार पर चलाएंगे, ये जॉकी हो गया। ठीक है, ये हमारा प्राथमिक परिपथ हो गया, ये प्राथमिक परिपथ हो गया, ये द्वितीयक परिपथ हो गया, ये सेल E1 और E2 है। ठीक, इस तरीके से ये हमने परिपथ तैयार कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि प्राथमिक परिपथ की कुंजी K को ऑन करते हुए द्वितीयक परिपथ में ये जो सेल, किसी एक सेल की कुंजी को ऑन करेंगे। चलिए इस सेल की कुंजी A को ऑन करते हैं, और ये जो जॉकी J है इसको तार के पहले ए सिरे पर रखते हैं, फिर बी सिरे पर रखते हैं। अगर धारामापी विक्षेप विपरीत दिशाओं में आता है तो हमारा परिपथ सही होता है, अगर ऐसा नहीं है तो हम परिपथ की जांच करते हैं, रियोस्टेट से धारा का मान परिवर्तित करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो जब विक्षेप दोनों दिशाओं में आता है तब हमारा परिपथ सही होता है। जब विक्षेप दोनों दिशाओं में आ जाए उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस कुंजी के को ऑन करते, कुंजी के तो ऑन है हमारी, और इस सेल, किसी एक सेल, ये इस सेल की जो E1 विद्युत वाहक बल वाला सेल है इसकी कुंजी को ऑन करते हैं, और जॉकी J को क्या करते हैं, इस तार पर चला करके शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। अगर ये स्थिति तार के ए सिरे से L1 दूरी पर प्राप्त हो तो आप जानते हैं इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 = KL1, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, इस सेल की कुंजी को ऑफ करते हैं, इसको ऑन करते हैं, फिर वही क्रिया करते हैं, जॉकी को तार पर चलाकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। अगर ये L2 दूरी पर प्राप्त हो तो E2 बराबर कितना हो जाएगा, E2 बराबर KL2, इक्वेशन सेकेंड। अब हम डिवाइड कर देंगे समीकरण एक को, तो E1/E2 इक्वल क्या आ जाएगा, L1/L2। ठीक है, इस तरीके से हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना व्यवमापी की सहायता से कर लेते हैं। ठीक, ये एक पहला उपयोग हो गया, ये देख लीजिए आप लोग, पहला उपयोग ये हो गया व्यवमापी का। देखिए दूसरा उपयोग क्या है व्यवमापी का, दूसरा उपयोग है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r ज्ञात करना। ठीक, स्मॉल r ज्ञात करना, ये दूसरा यूज है। देखिए व्यवमापी की सहायता से जब हम किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो उसके लिए परिपथ आरेख इस तरीके से तैयार करते हैं। हमारा प्राथमिक परिपथ ऐसा ही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, ये प्राथमिक परिपथ हो गया। अब जिस सेल का विद्युत वाहक, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को कहाँ जोड़ेंगे, तार के। ये हमेशा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल एक ही जगह जुड़ने चाहिए, तो पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ जोड़ दिया, और इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या करेंगे, इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ एक धारामापी लगाएंगे, और इसके साथ एक जॉकी लगाते हुए ये जॉकी लगा देंगे G। ठीक, अब इस सेल के साथ, इस सेल का विद्युत वाहक बल ये, इस सेल के पैरेलल में एक प्रतिरोध बॉक्स और जोड़ते हैं, प्रतिरोध बॉक्स। ये प्रतिरोध बॉक्स हो गया PB, इसको इसके साथ किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में, और इस प्रतिरोध बॉक्स के साथ एक स्विच भी लगाते हैं, और इसको इसके साथ इस तरीके से पैरेलल में जोड़ देते हैं। ये स्विच
चलिए स्विच K1। ठीक, इस तरीके से परिपथ जब हम तैयार करते हैं उसके बाद देखिए पुनः क्या करते हैं, प्राथमिक परिपथ की कुंजी K को ऑन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इस जॉकी को तार पर चला करके शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। अगर ये स्थिति तार के ए सिरे से L1 दूरी पर प्राप्त हो रही हो तो सेल का विद्युत वाहक बल E इक्वल क्या हो जाएगा, KL1, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि अब इस प्रतिरोध बॉक्स से एक कोई उचित प्रतिरोध 1 या 2 निकाल लेंगे और इस कुंजी K1 को ऑन कर देंगे। तो अब फिर यह जो है जॉकी को तार पर चलाएंगे। अगर ये स्थिति L2 दूरी पर प्राप्त हुई हो तब सेल का टर्मिनल विभवांतर भी इक्वल KL2। ठीक है, अब देखिए जब हमने ये कुंजी को ऑन कर दिया और प्रतिरोध भी लगा दिया है तो क्या होगा, सेल से जो धारा, इस सेल से जो धारा प्रवाहित होगी उस धारा के लिए भी मार्ग है, तो उस धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगेगा तब सेल के सिरों पर जो वोल्टेज होगा वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। वो टर्मिनल विभवांतर V इक्वल KL2 हो जाएगा। हम इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड कर देंगे तो आप यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, यहीं डिवाइड किए दे रहे E/V इक्वल L1/L2 इक्वेशन 3। अब देखिए इस सेल के कारण इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी, सेल के कारण परिपथ में धारा I इक्वल E/R प्लस R। तो यहाँ से आप देखिए E इक्वल कितना हो जाएगा, I इंटू R प्लस R, ये हो गया E बराबर। और देखिए सेल के सिरों पर या प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है V इक्वल IR। ठीक, अब E और V के मान हम इस समीकरण 3 में रख देंगे। देखिए चलिए यहाँ पे रखे दे रहे हैं, E और V के मान समीकरण 3 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, I R प्लस R अपॉन IR इक्वल कितना हो गया था, L1/L2। I से I कैंसिल, R से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस R/R इक्वल L1/L2। तो R/R इक्वल 1 को उधर ले जाएंगे, L1/L2 माइनस 1। तो R इक्वल R L1/L2 माइनस 1। ठीक, ये फॉर्मूला आ गया। इसकी सहायता से हम सेल का क्या ज्ञात कर लेंगे, इसकी सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, U। ये विभव मापी के 2 उपयोग हो गए। इसके बाद देखिए ये जो हमारा विभव मापी है इसकी अगर हम वोल्ट मीटर से तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो आपने क्या देखा कि विभव मापी से जब हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन करते हैं तो शून्य विक्षेप की स्थिति में करते हैं। जब शून्य विक्षेप की स्थिति में करेंगे तो मापन कैसा प्राप्त होगा, यथार्थतापूर्वक प्राप्त होगा, क्योंकि शून्य विक्षेप की स्थिति में कोई भी धारा, ये जो परिपथ है वो कोई धारा नहीं लेगा, तो मापन यथार्थतापूर्वक प्राप्त होगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो विभव मापी है वो अनंत प्रतिरोध वाले आदर्श वोल्टमीटर की तरह है। ठीक है, अगर हम एक ऐसा वोल्टमीटर लें जिसका प्रतिरोध बहुत ही अधिक हो, बहुत ही उच्च हो, तो क्या होगा कि वो वोल्टमीटर धारा नहीं लेगा। लेकिन ये भी संभव नहीं है, जब वोल्टमीटर बिल्कुल धारा नहीं लेगा तो विभवांतर का मापन नहीं कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा विभव मापी होता है वो किसी सेल के विद्युत वाहक बल का या परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन करता है तो कोई भी धारा नहीं लेता। अतः वो आदर्श स्थिति होती है कि अगर इसकी जगह पर हम वोल्टमीटर लगाएंगे तो वोल्टमीटर कुछ न कुछ धारा लेगा, जिससे कि विभवांतर अथवा विद्युत वाहक बल का मापन यथार्थतापूर्वक नहीं होगा। अतः हमारा जो विभव मापी है वोल्टमीटर की तुलना में बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ओके, आज की वीडियो क्लास में इतना ही।